हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने 7th चैप्टर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी। मेजी गवर्नमेंट ने जितने भी रिफॉर्म किए थे उसमें से एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म ये था कि जापान की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना। पर इस मॉडर्नाइजेशन में जितने भी फंड या फिर पैसा चाहिए था वो एग्रीकल्चर के टैक्स से इकट्ठा किया गया था। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर मेजी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो पहले उसने 1870 से 1872 में जापान की पहली रेलवे लाइन बनवाई, टोक्यो और योकोहामा के पोर्ट के बीच तक। यूरोप से बहुत से टेक्सटाइल मशीनरीज को भी जापान लाया गया और जापान के एम्प्लॉयर्स को काम सिखाने के लिए फॉरेन टेक्नीशियन यानी कि विदेशी कारीगर को बुलाया गया। साथ ही इन कारीगर को जापान की यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में पढ़ाने के लिए भी भेजा गया था। तो वहीं कुछ जापानीज स्टूडेंट्स को ही विदेश भेज दिया गया था पढ़ाई करने के लिए ताकि वो ज्यादा जान सके। इसके दौरान 1872 में मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को भी लॉन्च किया गया। आप देखोगे कि पहले जापानीज ट्रेडर को किसी और कंट्री के जहाजों पे व्यापार करना पड़ता था, पर बाद में मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियां जो शिप बनाया करते थे उसको सब्सिडी यानी कि पैसा दिया गया और टैक्स बेनिफिट यानी कि टैक्स रिड्यूस कर दिया गया, जिसकी वजह से ये एक मेजर शिप बिल्डर बन पाए और अब जापानीज ट्रेडर जापान की ही शिप में ट्रेड करने लगे। यहाँ पे एक जाइबत्सु नाम के लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी था जो कि एक इंडिविजुअल फैमिली द्वारा डोमिनेट किया जाता था और जिसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक डोमिनेशन रहा। इसके बाद हम लोग यहाँ के ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में समझेंगे। तो 1872 में जहाँ जापान का पॉपुलेशन 35 मिलियन था वहीं 1920 में 55 मिलियन हो गया। तो इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन के प्रेशर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने माइग्रेशन जैसी एक्टिविटी को बढ़ावा दिया। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो बहुत से लोगों को होकाइडो भेजा गया क्योंकि वहाँ आयोनु नाम के लोग रहा करते थे जिनका पॉपुलेशन वहाँ बहुत कम था। और कुछ लोगों को तो हवाई, ब्राजील और जिस जिस एरिया में जापान ने अपना कॉलोनी स्टैब्लिश किया था वहाँ पे भेजा गया। और यहाँ पे जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था वैसे वैसे लोग टाउन में बसने लगे। इसीलिए 1925 में जहाँ 21% लोग शहरों में रहते थे वहीं 1935 में 32% रहने लगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। एक्चुअली 1970 में जहाँ 7 लाख लोग रहते थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वहीं 1930 में इंक्रीज होके 4 मिलियन हो गए थे। आप देखोगे कि जापान के जो ज्यादातर वर्कर्स होते थे वो यूनिट यानी कि ग्रुप में काम किया करते थे और ये जो ग्रुप होता था उसमें 5 लोग से भी कम लोग होते थे और ये लोग ना ही किसी मशीनरी का यूज करते थे और ना ही किसी इलेक्ट्रिक पावर का, सारा काम अपने हाथों से ही कर लिया करते थे। अब हम लोग देखेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री। दरअसल जापान में जितने भी मॉडर्न यानी कि न्यू फैक्ट्रीज बनाए गए थे उसमें आधा से ज्यादा तो वुमेन ही काम किया करती थी। यहाँ तक कि 1886 में पहली मॉडर्न स्ट्राइक यानी कि हड़ताल का योजना भी इन्हीं वुमेन्स ने किया था। पर 1900 के बाद इन फैक्ट्रीज में मैन की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1930 में आकर इन फैक्ट्रीज में मैन की संख्या वुमेन से भी ज्यादा हो गया। अब हम लोग देखेंगे ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज। तो इन सारी चीजों के साथ साथ फैक्ट्रीज के साइज भी बढ़ने लगे थे जिसकी वजह से एक फैक्ट्रीज में पहले से ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ने लगी थी। जैसे पहले जिन फैक्ट्रीज में वर्कर की संख्या 100 से ज्यादा होती थी वो 1909 में 1000 हो गई। 1920 आते आते तो इनकी संख्या 2000 से भी ज्यादा हो गई और 1930 में तो 4000 तक पहुंच गई। पर इन सारे चीजों के बावजूद भी 1940 में बहुत से फैक्ट्रीज लगभग 5.5 लाख से भी ज्यादा फैक्ट्रीज में 5 लोगों से भी कम लोग काम किया करते थे। अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम ड्यू टू ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज।
तो इतने तेजी से और अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के ग्रोथ से और टिम्बर जैसी नेचुरल रिसोर्स के डिमांड से जापान का इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा था, क्योंकि इससे बहुत ही पॉल्यूशन फैल रहे थे। यहाँ पे एक व्यक्ति थे, तनाका सोजा, जो कि पहले रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस के तौर पे इलेक्ट किए गए थे। इन्होंने 1897 में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के खिलाफ पहला आंदोलन लॉन्च किया था, जिसमें 800 गांव वासियों के साथ गवर्नमेंट को ये फोर्स किया गया था कि वो इस हो रहे पॉल्यूशन पे एक्शन ले। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रेसिव नेशनलिज्म। तो जो जापान का मेजी कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज पे बेस्ड था, यानी यहाँ हर कोई वोट नहीं दे सकता था। और एक डाइट नाम के पार्लियामेंट को भी क्रिएट किया गया था, जिसके पास लिमिटेड पावर हुआ करती थी। इसके अलावा जिन लीडर्स ने शोगुन्स को हटाने में और मेजी गवर्नमेंट को रीस्टोर करने में मदद की थी, वही लीडर्स जापान का पावर एक्सरसाइज करते रहे और अपना पॉलिटिकल पार्टी भी बनाया। 1980 से 1931 के बीच में लोगों द्वारा चुने गए प्राइम मिनिस्टर ने एक कैबिनेट भी बनाया, मतलब उन्होंने अलग अलग विषय पर अलग अलग मिनिस्टर को इस्टेब्लिश किया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे फोर्सेस का कमांड इम्पेरर के पास होता था, वैसे ही 1819 में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद भी आर्मी और नेवी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, यानी उन पे पहले के तरह ही सिर्फ इम्पेरर का कंट्रोल रखा गया, ना कि पार्लियामेंट का। फिर 1899 में प्राइम मिनिस्टर ने यह तक ऑर्डर दे दिया कि सिर्फ सर्विंग जनरल्स यानी आर्मी और एडमिरल यानी कि नेवी की इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ही मिनिस्टर बन सकते हैं। इन सारे चीजों से ये आप समझ सकते हो कि कैसे ये लोग एक एग्रेसिव नेशनलिज्म को सेटअप कर रहे थे, जिसमें सिर्फ आर्मी वालों को ही पावर्स दिया जा रहा था। पर इस एग्रेसिव नेशनलिज्म को सेटअप करने के पीछे कारण ये था कि ये लोग नहीं चाहते थे कि ये किसी भी चीज के लिए वेस्टर्न पावर पे निर्भर रहे। इसीलिए इन्होंने अपने कॉलोनियल एम्पायर बढ़ाने के साथ साथ अपने आर्मी को भी स्ट्रांग बनाया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन। एक्चुअली जापान का जो दूसरे देशों के साथ रिलेशन था उस पे अलग अलग सक्सेसिव जनरेशन यानी कि पीढ़ियों के बुद्धिमान लोगों का अलग अलग विचार था। तो अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें, जब जापान में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब कुछ लोगों का ये मानना था कि यूएसए और अदर वेस्टर्न कंट्रीज अपने सिविलाइजेशन यानी कि डेवलपमेंट के हाईएस्ट पीक पर है, जहां जापान को भी पहुंचना चाहिए। फिर हमें मेजी के समय के एक लीडिंग इंटेलेक्चुअल के बारे में बता रखा है, जिसका नाम था फुकुजावा युकिची। इनका कहना था कि जापान को एशिया से बाहर निकल जाना चाहिए। दरअसल इनका कहना ये था कि भले ही जापान एशिया के कॉन्टिनेंट में रहता है, पर इसे एशिया के गुणों को छोड़कर वेस्टर्न के गुणों को अपना लेना चाहिए और वेस्ट का ही एक भाग बन जाना चाहिए। और अगर सेकेंड जनरेशन की बात की जाए, जब जापान वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगा था, तब लोगों ने वेस्टर्न आइडियाज को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने पे सवाल उठा रहे थे और लोग इस बात पर आर्ग्यू भी कर रहे थे कि जापान का राष्ट्र गौरव इंडिजीनियस यानी लोकल कल्चर और वैल्यू पे बिल्ड होना चाहिए। फिर हमें एक फिलोसफर के बारे में बता रखा है, जिसका नाम था मियाके सेत्सुरी, जिन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी कि वर्ल्ड के डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में हर कंट्री का अपना अपना स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कंट्री के लिए समर्पित करता है, मतलब वो खुद को वर्ल्ड के लिए भी समर्पित कर रहा है। और कुछ इंटेलेक्चुअल वेस्टर्न कंट्री के लिबरलिज्म यानी कि फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से बहुत ही प्रभावित थे, इसीलिए वो चाहते थे कि जापान मिलिट्री पे नहीं बल्कि डेमोक्रेसी पे आधारित हो। फिर एक जाने माने व्यक्ति थे उकी एमोरी, जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की मांग की थी और लिबरल एजुकेशन पर बात किया था। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, फ्रीडम इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑर्डर, मतलब फ्रीडम किसी भी व्यवस्था से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने वुमेन के वोटिंग राइट्स की मांग की थी। तो अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डेली लाइफ।
जापान जैसे जैसे एक मॉडर्न सोसाइटी में बदल रहा था, वैसे वैसे हमें इनके रोजमर्रे की जिंदगी में बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे पहले एक पैट्रियार्कल हाउस होल्ड सिस्टम हुआ करता था, यानी जिसमें एक मेल पर्सन परिवार के हेड होते थे और बहुत से जनरेशन की फैमिली इस हेड के कंट्रोल में एक साथ रहा करती थी। लेकिन जैसे जैसे लोग अमीर होते गए, वैसे वैसे परिवार को लेकर नए विचार फैलने लगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जो नया हाउस सिस्टम होता था उसमें न्यूक्लियर फैमिली यानी बस पेरेंट्स और उसके बच्चे रहने लगे, और जिसमें हस्बैंड एक ब्रेड विनर यानी पैसा कमाता था और वाइफ होम मेकर यानी घर संभालती थी। इस नए तरह के डोमेस्टिक यानी कि पारिवारिक जीवन के कॉन्सेप्ट से आने वाली जनरेशन एक नई तरीके की डोमेस्टिक गुड यानी घरेलू सामान, नई तरीके की फैमिली एंटरटेनमेंट और नई तरीके की हाउस डिजाइन का मांग कर रहे थे। 1920 के समय में कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी जो घर बनाती थी, वो कंपनियां लोगों को सस्ते घर प्रोवाइड कर रही थी, जिसमें वो 200 यान डाउन पेमेंट यानी एडवांस पेमेंट के तौर पे ले लेती थी और 10 सालों के लिए 12 यान मंथली इंस्टॉलमेंट से धीरे धीरे चुकाने के लिए बोलती थी। पर ये सब उस समय किया जाता था जब एक बैंक एम्प्लॉयर की सैलरी 40 यान पर मंथ होती थी। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरकमिंग मॉडर्निटी। एक्चुअली जापान ने अपने कॉलोनियल एम्पायर को और फैलाने के लिए चाइना और दूसरे एशियन कंट्री से वॉर कर रहा था, और इसी दौरान जब जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाते हैं, जिसमें जापान एक्सिस पावर की तरफ से था और अमेरिका एलाइड पावर के। और यही वो समय था जब मेजी गवर्नमेंट जापान की सोसाइटी को पूरे तरह से कंट्रोल में रखी हुई थी, और अगर कोई इसके खिलाफ सवाल उठाता था तो वो उस पे बहुत अत्याचार करते थे और फाइनली उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। यहाँ पे एक पैट्रियोटिक सोसाइटी यानी एक ऐसा देशभक्ति को स्थापित किया गया जिसमें बहुत से लोग इस हो रहे वॉर को सपोर्ट कर रहे थे, और जिसमें बहुत से वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी थी। 1943 में एक इन्फ्लुएंशियल सिंपोजियम किया गया, यानी एक कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसका टॉपिक था ओवरकमिंग मॉडर्निटी। इस कॉन्फ्रेंस में जापान के सामने जो डायलेमा यानी दुविधा थी उस पर चर्चा किया गया कि कैसे मॉडर्न रहते हुए वेस्ट को हराया जाए। फिर हमें एक म्यूजिशियन के बारे में बता रखा है जिनका नाम था मोरी सुबुरो। इन्होंने इस पर सवाल उठाया था कि कैसे म्यूजिक को सेंसरी स्टिमुलेशन यानी एक ऐसा गाना जिसको सुन के सिर्फ मन मोहित हो, उसको आर्ट ऑफ स्पिरिट में चेंज किया जाए, यानी एक ऐसा गाना जिसको सुन के मन के साथ साथ दिल भी मोहित हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये वेस्टर्न म्यूजिक को रिजेक्ट कर रहे थे, बल्कि वो एक ऐसे रास्ते को ढूंढ रहे थे जिसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट पर ही जापानीज म्यूजिक को इस तरह से लिखा या बजाया जाए जो दिल को छू जाए। फिर हमें एक फिलोसोफर के बारे में भी बता रखा है जिनका नाम है निशितानी केजी, जिन्होंने वेस्टर्न थॉट को 3 स्ट्रीम में डिफाइन किया है। पहला रेनेसा यानी कल्चरल चेंज, दूसरा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यानी जो रिलीजन के डोमिनेंस को चैलेंज करे, और तीसरा राइज ऑफ नेचुरल साइंस। इन्होंने ये आर्ग्यू भी किया था कि जापान के मोरल एनर्जी यानी देशभक्त की भावना ने ही जापान को हेल्प किया दूसरे कंट्री के द्वारा कॉलोनाइज होने से बचने से। इसीलिए जापान का ये फर्ज बनता है कि वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ग्रेटेस्ट ईस्ट एशिया बिल्ड करे। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है आफ्टर डिफीट रीमर्जिंग एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। एक्चुअली जापान का कॉलोनियल एम्पायर खड़ा करने का कोशिश उसी समय खत्म हो गया जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर के द्वारा हार जाता है। इस लड़ाई के दौरान अमेरिका के द्वारा जापान के 2 जगहों पे एटॉमिक बम गिराया गया था, जो कि था हिरोशिमा और नागासाकी, जिससे बहुत से मासूम लोगों की भी हत्या हो गई थी। हालांकि इस तबाही को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। जैसे कुछ लोगों का ये कहना था कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए ये बम गिराया गया था,
तो कुछ लोगों का ये मानना था कि इससे जो बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन किया गया और जो लोगों को दुख दर्द सहना पड़ा, इसको देखते हुए ये बम गिराना जरूरी नहीं था। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर हारने के बाद जापान में क्या क्या चेंजेस आए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जापान अमेरिका के द्वारा हार गया था, तो यूएसए के लीडिंग ऑक्यूपेशन के अंडर जापान को डीमिलिटराइज किया गया, यानी यहाँ से मिलिट्री को हटा दिया गया और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के 9th आर्टिकल के द्वारा तो वॉर करने से ही मना कर दिया गया था। इसके साथ ही अर्गेरियन रिफॉर्म यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चेंजेस भी किए गए थे और ट्रेड यूनियन को भी फिर से एस्टैब्लिश किया गया था और साथ ही जाइबत्सु जैसे लार्ज कंपनी के डोमिनेंस को और रिच फैमिली के मोनोपोली को खत्म किया गया था, जिसमें लोगों को जन्म से ही जापान के इकोनॉमिक का अधिकार दे दिया जाता था। यहाँ पे बहुत से पॉलिटिकल पार्टी भी बनाए गए, जिसमें वॉर के बाद पहला इलेक्शन 1946 में हुआ और जिसमें वुमेन्स ने भी पहली बार वोटिंग दिया। पर इस अपने भयंकर हार के बाद भी जापान ने जिस तेजी से अपने इकोनॉमी को रीबिल्ड किया, उसे एक मिरेकल यानी चमत्कार कहा गया है। हालांकि जापान अपने इकोनॉमी को कैसे बिल्ड करना है वो बहुत पहले से ही सीख रहा था। इस अचानक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेन कारण था वो था वॉर के बाद यूएसए का सपोर्ट मिलने से और कोरियन और वियतनाम के बीच हो रहे वॉर से जापान की इकोनॉमी को बहुत हेल्प मिला, क्योंकि ये लोग वॉर के लिए वेपन्स जापान से ही खरीदा करते थे। और 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल ने भी जापान को बहुत हेल्प किया। इसके साथ ही इन्होंने एक बुलेट ट्रेन को भी बनवाया जो कि 200 मील 1 घंटे में तय कर सकता था। इससे हमको पता चलता है कि जापान के पास एबिलिटी था कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक अच्छा और सस्ता चीज बना सकता था। पर इन सब डेवलपमेंट के साथ साथ जापान बहुत से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को भी फेस कर रहा था, जिसके कारण सिविल सोसाइटी मूवमेंट यानी लोगों द्वारा बहुत से मूवमेंट किए जा रहे थे। जापान में सबसे पहले कैडमियम पॉइजनिंग आया, जिसके वजह से बहुत से पेनफुल डिजीज फैल रहे थे। इसके बाद 1960 के समय में जापान के मिनीमाता में मर्क्यूरी पॉइजनिंग फैलने से और 1970 में एयर पॉल्यूशन से भी बहुत से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जापान को। और ऊपर से ग्रास रूटेड प्रेशर ग्रुप यानी छोटे पद के गवर्नमेंटल ऑफिसर्स लोग भी ये डिमांड कर रहे थे कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिकॉग्नाइज किया जाए और इसके साथ ही उन लोगों को कुछ पैसा दिया जाए जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया और कुछ न्यू रूल रेगुलेशन भी बनाया ताकि इस कंडीशन को काबू किया जाए और आज के समय में एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में लीडिंग वर्ल्ड पावर बनाए रखने के लिए बस एक ही चैलेंज को फेस कर रहा है और वो है अपने पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को मेंटेन करना। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो भी खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।